दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे। जो इनकी योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ये काफ़ी योजनाएं इनकी विफल हो गई थी, सफल नहीं हो पाई। यह बहुत पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, लेकिन इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि इतना ज्ञान होने के बाद भी इनकी योजनाएं काफ़ी विफल हो गई थी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन जो 1329-30 में किया था, जो यह भी योजना सफल नहीं हो पाई थी। विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो जाने की पश्चात, विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई, तो सुल्तान को लगा कि अब तो चांदी मिल नहीं रही है, तो उन्होंने तांबे का 1329-30 ईस्वी में सांकेतिक तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया। इसको जगह जगह चलाया, अपने क्षेत्रों में प्रचलन किया इसका, किंतु नकली तांबे की सांकेतिक मुद्राओं का अत्यधिक प्रचलन हो गया। जब सभी को यह पता चला तांबे की सांकेतिक मुद्रा चल रही है, तो जिसके जिसके पास तांबा था वो सभी गला करके मुद्रा का अपने घर पर ही बनाने लगे, और वो भी मार्केट में उसका चलन हो गया। काफ़ी मात्रा में जब यह सब पता चला सुल्तान को, तो यह योजना को बंद कर दिया था। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन हो गया था नकली, जिससे 1332 ईस्वी में सांकेतिक मुद्राओं का सुल्तान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ईरान में हैवात खान ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था। ईरान में, भारत में सबसे पहले किया था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ईरान में हैवात खान ने, किंतु असफल हुआ था। चीन का शासक था कुबलाई खान, इन्होंने कागज की एक चाऊ नामक सांकेतिक मुद्रा चलाया था, कागज की चाऊ नामक, जो यह सफल भी हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक खुरासान अभियान भी किया था। अफगानिस्तान में खुरासान के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती किया, और सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। आप लोग 1 साल अग्रिम वेतन ले लीजिए, और हमें किसी न किसी तरह से यह खुरासान क्षेत्र चाहिए। जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती किया, लेकिन यह योजना कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाई। इस योजना में अत्यधिक धन का अपव्यय हो गया, जिससे यह योजना सुल्तान की असफल हो गई। इसके बाद उन्होंने किया था नगरकोट की विजय, या सफल हुआ था थोड़ा बहुत। नगरकोट की विजय किया था 1337 ईस्वी में। यहाँ पर नगरकोट में हिंदू राजाओं का शासन था, ज़्यादा हिंदू राजा थे। पंजाब में नगरकोट के क्षेत्रों पर 1337 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करके उसे प्राप्त कर लिया, लेकिन पुनः राजकोट के राजाओं को उसे वापस कर दिया। नगरकोट के क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। राजकोट के राजाओं को, नगरकोट का क्षेत्र जो है दोस्तों, हमने बताया हिंदू राजाओं का क्षेत्र था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कराची अभियान। कुमायूं पहाड़ी थी, जो कुमायूं पहाड़ी के अंतर्गत कराची के क्षेत्रों पर जिन सैन्य टुकड़ियों को सुल्तान भेजा, वे सैन्य टुकड़ियां वापस नहीं आईं और मार दी गई, क्योंकि वह पहाड़ी थी, बड़े बड़े पहाड़ खंडहर वहाँ थे। कराची के क्षेत्रों पर जिन सैन्य टुकड़ी को सुल्तान भेजा था, वो वापस नहीं है, वो टुकड़ियों को मार दिया गया वहाँ, अथवा काल कवलित हो गया। इस योजना में भी सुल्तान असफल हो गया। कराची अभियान में 1338 ईस्वी में यह किया था। इसके बाद देखते कृषि में एक नवीन प्रयोग। 60 वर्ग मील क्षेत्र पर 70 लाख रुपया सुल्तान व्यय किया, किंतु उस भूभाग पर किए गए फसलों की पैदावार नहीं हुई। अच्छी पैदावार नहीं हुई, क्योंकि सुल्तान के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ऊसर एवं बंजर भूमि का चुनाव किया था। इस योजना पर सुल्तान देखा खराब है, तो इस योजना को भी वह बंद कर दिया, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी इनका सारा पैसा खा करके ऊसर और बंजर जमीन का चुनाव किया था, इसलिए यह योजना भी बंद हो गई। प्रत्येक योजनाओं में असफल हो जाने के कारण इतिहासकार
एल्फिंस्टन महोदय ने कहा एमबीटी को सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ शासक, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को एल्फिंस्टन ने कहा या सबसे बुद्धिमान शासक होने के बावजूद बेवकूफ़ सुल्तान कहा। यही कारण है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित सुल्तान था। नगर देखते हैं दोस्तों, जहाँ पनाह नगर, जिसे आदिलाबाद का किला के नाम से जाना जाता है। आइए नगर पर चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहाँ पनाह नगर की स्थापना किया। दिल्ली में आदिलाबाद का किला निर्मित करवाया। वहाँ जहाँ पनाह नगर में आदिलाबाद का किला निर्मित करवाया। जहाँ पनाह नगर में 7 मेहराबों वाला एक पुल निर्मित करवाया, जिसे सतपुड़ा कहा गया। इसी जहाँ पनाह नगर में यह कार्य कर रहा था नगर के ऊपर। दिल्ली में महामारी हैजा का रोग फैल जाने के कारण, दिल्ली में महामारी हैजा एक बीमारी है, वह फैल गई, जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1337 से 39 ईस्वी के मध्य 2.5 वर्षों तक स्वर्गद्वारी, जो एटा जिला में स्थित है यूपी में, यहाँ रहकर शासन किया स्वर्गद्वारी में। लेकिन 1345 ईस्वी में खलीफा अल हकीम बिल्लाह द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण किया है। यहाँ रहकर शासन किया 1345 ईस्वी में खलीफा अल हकीम बिल्लाह द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण किया है यहाँ पर। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई देखते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की। तो एमबीटी गुजरात के विद्रोहों का दमन करने के पश्चात सिंध गया। सिंध प्रांत में फट्ठा नामक स्थान पर मार्च 1351 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मर गया तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों देखते हैं। उस समय उसके साथ उसका अमीर हाजिब यानी विशेष सचिव था। फिरोज शाह तुगलक उसके साथ था। अमीर हाजिब उसे कहते थे, वो विशेष सचिव था। फिरोज शाह तुगलक उसके साथ था। इतिहासकार बदाऊनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के विषय में लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह मूर्ख शासक था। इसीलिए बदाऊनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई इनके मर जाने के बाद। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, सुल्तान बनता है। जो विशेष सचिव था फिरोज शाह तुगलक, विशेष सचिव था इनका एमबीटी का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का विशेष सचिव था अमीर हाजिब। तो दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में फिरोज शाह तुगलक शुरू करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।